हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसर, यानी कि हम बात करेंगे टेंसर क्वांटिटीज़ की कि वो किस प्रकार होती है और उनको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो टेंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होते हैं कि टेंसर नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या जाती है, टेंशन रहती है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। कोई अलग चीज़ नहीं है। जैसा कि अब तक हम किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होती है कि एक तो स्केलर होती है या फिर क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है ना। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती है, यूँ मान लीजिए कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनके पास डायरेक्शंस अलग अलग होती है और उन अलग अलग डायरेक्शन के साथ उनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो उन्हें ही टेंसर कहते हैं। लेकिन जो वेक्टर एंड स्केलर अब तक हम पढ़ते आ रहे थे वो भी क्या है, एक टेंसर ही है। क्योंकि अगर हम जो टेंसर की अगर हम रैंक की अगर हम बात करेंगे तो जो जीरो रैंक होगी टेंसर की वो क्या होती है, स्केलर होती है। और जो फर्स्ट रैंक है टेंसर की वो क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। तो वेक्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो टेंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उससे अलग कुछ नहीं है, बस उसका एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। यानी कि अगर हम बात करें एक डेफिनेशन की, यानी कि टेंसर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि दी जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है, दैट describes that describe the physical quantities, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर दे उसे क्या कहते हैं, टेंसर, ठीक है। तो देखिए टेंसर वर्ड से ही आपको एक टेंशन है ना, टेंशन सा लग रहा होगा। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक क्या है, बॉक्स है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है जो कि 3 डायमेंशन बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और ये है एक जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए कि 3 टाइप की यहाँ पे फेसेस है। कौन सी, जो सरफेस है, एक तो है एक्स इक्वल्स टू सी और वाई इक्वल्स टू सी एंड एक है जेड इक्वल्स टू सी। यानी कि एक्स डायरेक्शन में देखिए 2 पैरेलल सरफेसेज, एक ये है जो कि एक्स इक्वल्स टू 0 पे है और दूसरी एक एक्स इक्वल्स टू कुछ वैल्यू पे है, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में देखिए 2 सरफेस है, तो ये 2 सेम टाइप की सरफेसेज है ना। और ये भी क्या है, जेड डायरेक्शन में भी 2 सेम टाइप की सरफेसेज है, एक पीछे होगी एक ही सामने होगी। अब अगर देखिए कि हम इस बॉक्स को कंप्रेस करें या फिर इसको खींचे तो देखिए कि अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या है, टेंसर क्वांटिटीज़ होती है ना। यानी कि अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ से मैं क्या करूँ कि मैं इस डायरेक्शन में एक्स में, इस डायरेक्शन में वाई में, इस डायरेक्शन में जेड में, है ना, 3 डायरेक्शन मेरे पास, अलग अलग डायरेक्शन में मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। और इस सरफेस पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग डायरेक्शन पे मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्स लगा सकता हूँ। और ये जो सामने वाली है इस पर भी एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा एंड ये भी जेड हो जाएगा। तो एक 3 डायमेंशनल बॉक्सेस में देखिए कि 3 डायमेंशनल बॉक्स में हमारे पास 3 टाइप की क्या थी, एक जो सरफेसेस थी, तो 3 टाइम की ये 3 टर्म्स की एक क्वांटिटी होगी। और हमारे पास 3 डायमेंशन में हम अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कुल एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएंगे, 9 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। यानी कि 3 डायमेंशन एक बॉक्स में हम मैं इसको 9 प्रकार से, यानी कि यहाँ पे हर बार में इसका जो डायरेक्शन है एंड जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, अलग अलग यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे जो ये एक्स है ना, इस एक्स का जो स्ट्रेस होगा या फिर स्ट्रेन होगा, और जहाँ पे ये एक्स है, इस दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे अलग अलग आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें इसके रोटेशन की, यानी कि अगर मैं बात करूँ स्क्वायर लुमिना की,
तो इसको वाला मैंने देखिए अगर मैं इसके एक्स एक्सिस से सॉरी यहाँ पे जो सेंटर से जो एक्सिस गुजर रही है उसके अगर मैं रेस्पेक्ट में उसका क्या निकालूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में या फिर मैं एक एक्सिस ऐसे लिख दूँ, उसके रेस्पेक्ट में या फिर मैं एक एक्सिस ऐसे रखूँ, तो उसके रेस्पेक्ट में देखिए कि अगर हम एक्सिस चेंज करें तो हमें अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे कि हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझ पा रहे थे कि हाँ किस प्रकार से उनकी डायरेक्शन होती है, कैसे उनका मैग्नीट्यूड होता है, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अलग अलग मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम बात करें देखिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की देखिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम अगर डिस्क्राइब करें तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, किसी भी मटेरियल के लिए जे इक्वल्स होती है सिग्मा ई, ठीक है। जे क्या यहाँ पे करंट डेंसिटी, ई क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं बात करूँ एक किसी भी रैंडम क्रिस्टल के लिए, है ना, रैंडम क्रिस्टल के लिए, किसी भी रैंडम क्रिस्टल में देखिए कि उसके जो संरचना है वो एक रैंडम वे में रहेगी, यानी कि अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँगा तो मुझे अलग कंडक्टिविटी मिलेगी, इस डायरेक्शन में चलूँगा तो मुझे अलग कंडक्टिविटी मिलेगी, इस डायरेक्शन में चलूँगा तो मुझे अलग कंडक्टिविटी मिलेगी, और अगर मैं उसी डायरेक्शन में यहाँ पे जे को भी मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूँगा। यानी कि अगर मैं हम बात करें जैसे कि इम्पीडेंस की, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो अगर हम किसी भी वायर की अगर हम बात करें, किसी भी एक बड़े वायर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बड़े वायर में देखिए कि अगर मैं इसके अंदर के ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो रेंडमली यहाँ पे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, रेंडमली पार्टिकल्स होते हैं। तो इस काफ़ी बड़े सिस्टम के अंदर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैं अगर इस डायरेक्शन में चलूँगा तो मुझे आर कुछ अलग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंपीडेंस मुझे अलग मिल रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूँ तो भी मुझे जो रेजिस्टेंस है वो अलग मिलेगा, इस डायरेक्शन में चलूँगा तो मुझे अलग मिलेगा, ठीक है। तो एक ब्रॉड लेवल पे हम अगर यहाँ पे देखें तो ये भी क्या हो रहा है कि वेरी कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा कि जैसे कि इंपीडेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, एक टेंसर क्वांटिटीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। इसलिए जो भी हम वायर लेते हैं उसको एकदम बिल्कुल नैरो वायर लेते हैं, ताकि वो उसकी हमने क्या फिक्स कर दी, उसकी डायमेंशन हमने एक वन डायमेंशन ले लिया, ठीक है। तो वन डायमेंशनली हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो टेंसर की डेफिनेशन है वो चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अब देखिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है यदि हम उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल दें। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम उसको एस फ्रेम में देख रहे हैं, ठीक है, ये एस फ्रेम है, ये ओ है, और इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे पी पॉइंट पे कोई भी अगर हम फोर्स की बात करें उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी क्वांटिटी को किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वो अलग दिखेगी, ठीक है। ये हमारा एस प्राइम है, ये ओ प्राइम है, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इसको देखें तो हमें कुछ अलग एफ प्राइम देखिए कि हमें कुछ अलग वहाँ पे दिखेगी। तो जैसे कि हमने रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया है तो हमें क्या मिला है कि उस क्वांटिटी में चेंज मिला है ना। उस क्वांटिटी में चेंज ना मिलके हमें बेसिकली क्या मिलता है, उसके कंपोनेंट में चेंज मिलता है। यानी कि वो क्वांटिटीज़ तो वहीं रहेगी। जैसे कि अगर हम इनर्शियल फ्रेम की बात करें और उसमें भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम भी रहते हैं, तो उन फ्रेम्स में हम अगर एक क्वांटिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करें, यानी कि इस सेम क्वांटिटी को मैं दूसरे क्वांटिटी में चेंज करूँगा, तो मुझे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशंस होती है वो वहाँ पे हमें मिलती है। तो इसी प्रकार से देखिए कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो टेंसर भी ये क्या करता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है वो बेसिकली क्या होती है, टेंसर होती है, क्योंकि वेक्टर ही क्या है, खुद टेंसर हो गया, है ना। तो देखिए कि अब जो टेंसर है उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ट्रांसफॉर्म करने के हिसाब से हमें कुछ टाइप के यहाँ पे टेंसर्स मिलते हैं, यानी कि उनके ट्रांसफॉर्मेशन का जो वे है वो अलग अलग हमें मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट, वो होता है इनवेरिएंट टेंसर। सेकंड हम बात करें वो होता है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर।
थर्ड है कोवेरिएंट टेंसर एंड फोर्थ है यहाँ पे मिक्स्ड टेंसर। तो ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पे हमने यहाँ पे 4 टाइप्स उनके बना रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि अगर मैं बात करूँ इनवेरिएंट टेंसर की, ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें इनवेरिएंट टेंसर की, तो इनवेरिएंट टेंसर का मतलब है नो चेंज। यानी कि अगर हम किसी फ्रेम में, देखिए कि अगर हम इस फ्रेम में बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने एक वेक्टर को डिनोट किया। ठीक है, एक वेक्टर है जो कि एस फ्रेम में है। ठीक है, एस फ्रेम में एक वेक्टर है, ए वेक्टर है जो कि है 3ik प्लस 4j। ठीक है, इसको मैं ऐसे डिनोट करूँगा तो ये हो जाएगा क्या 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। तो ये एक वेक्टर हो गया ए। अब देखिए कि मैं एक नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिनोट करूँ एस प्राइम, जो कि इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जेड एक्सिस के अलोंग थीटा एंगल पे क्या है, रोटेटेड है। ठीक है, ये कौन सा फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम है। इस एस प्राइम फ्रेम अब ये सेम क्वांटिटी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर यहाँ पे रखूँगा और इसकी परपेंडिकुलर यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, तो ये देखिए कि यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 तक आएगा और ये 1 2 ये 3 तक आएगा। तो जो ए प्राइम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4ik प्लस 3jk प्राइम। ठीक है, ये हो जाएगा देखिए एक्स प्राइम और जे प्राइम। यानी कि अब देखिए कि क्वांटिटीज़ तो वही है, क्योंकि कैसे वही है, क्योंकि ए का अगर हमें मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √9 प्लस 16 इज इक्वल टू 5। और अगर मैं ए प्राइम के मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो वो भी कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 5। तो क्वांटिटी तो वही रहेगी, लेकिन चेंज क्या हुआ है, इनके कंपोनेंट्स में चेंज है। यानी कि जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे यहाँ पे तो उनमें इनमें देखिए कंपोनेंट तो चेंज हो गए हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्या रही है, वो सेम की सेम रही है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट टेंसर हम इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की, सेकंड है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की। तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर में देखिए इसको हम एक वे में समझते हैं कि हमने माना कि एक हमारे पास एस फ्रेम है, ठीक है, और उसका एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है, और हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है 4ik प्लस 3j। ठीक है, एंड इसको अगर मैं चेंज करूँ दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस प्राइम फ्रेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए कि जो ये है ये आई कैप है और ये जे कैप है। अब मैंने दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया जिसमें कि एक्स प्राइम ये है, वाई प्राइम ये है, और इसका जो आई प्राइम जो कैप है वो किसका हो गया 2i कैप के इक्वल है, और जो जे कैप है वो किसके इक्वल है, जे कैप के ही इक्वल रहेगा। तो देखिए कि हमने क्या किया, जो बेस वेक्टर है उसमें चेंज किया है, बेस वेक्टर को हमने डबल किया है। तो बेस वेक्टर को डबल करूँगा तो यही सेम क्वांटिटी अब यहाँ पे कैसे बन जाएगी, देखिए कि जो ए वेक्टर है, जो ए प्राइम वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो ए वेक्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा 2i प्राइम प्लस 3j प्राइम, क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी ट्रांसफॉर्म होके ऐसी क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे हुआ क्या, देखिए कि जैसे ही हमने बेस वेक्टर को बढ़ाया है, इंक्रीज़ किया है, तो जो क्वांटिटी है उसके कंपोनेंट क्या हुए हैं, डिक्रीज़ हुए। यानी कि अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ, लेंथ की अगर मैं बात करूँ, तो वेक्टर का जो कंपोनेंट लेंथ है वो क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है ना। तो लेंथ डिक्रीज़ होने का मतलब है कि वो कौन सा टेंसर हो जाएगा, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इफ़ basis of quantity increase then
कॉम्पोनेंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, बेसिस वेक्टर को इंक्रीज करेंगे तो जो कॉम्पोनेंट है उसके वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो ऐसे टेंसर्स को हम क्या बोलते हैं, देन इट इज कॉन्ट्रावेरिएंट क्वांटिटी, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, टेंसर। ठीक है, और टेंसर भी क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गई, एक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोवेरिएंट टेंसर की, तो थर्ड है कोवेरिएंट टेंसर। तो देखिए, कोवेरिएंट टेंसर में अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेड है कि कोई एक एफ क्वांटिटी है और उसका जो ग्रेडियंट है वो इस प्रकार डिनोटेड है। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप। ठीक है, तो अब देखिए कि एस फ्रेम में ये क्या हो जाएगा कि ये एक्स है, ये एफ है क्वांटिटी, और उसका जो चेंज है वो कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। और यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये हो गया आई कैप, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँ इसके बेस वेक्टर को मैं डबल करके, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आई कैप, ये एक्स प्राइम और ये एफ प्राइम। ठीक है, और इसका जो भी ग्रेडियंट होगा वो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक 2 था, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो जो डी एक्स है ये डी एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगी, डी एफ अपॉन डेल एक्स प्राइम। ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी क्या थी, वो थी डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पे देखिए कि ग्रेडियंट अगर जो डेल एक्स है वो क्या है, बेस में है इसके, तो अगर डेल एक्स हाफ होगा इसका मतलब ये क्या है, ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे नीचे अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी कि हमने क्या किया है कि बेस वेक्टर को डबल किया है, तो उसके क्वांटिटी के कंपोनेंट भी क्या हुए हैं, डबल हुए हैं। यानी कि जो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो कंपोनेंट्स है ना वो क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। तो जो कोवेरिएंट टेंसर है वो बेसिकली स्पेस में जो पोजीशन स्पेस है उसके जो लेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को, ऐसे टेंसर्स को हम क्या बोलते हैं, कोवेरिएंट टेंसर। ठीक है, यानी कि इफ़ बोथ बेसिस एंड component changes in same manner means it if basis increases then component also increases। ठीक है, और अगर हम डिक्रीज़ करेंगे बेसिस को तो कंपोनेंट भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो सेम मैनर में, लेकिन कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए क्या होता है, अगर हम बेसिस को बढ़ाएंगे तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे, और अगर हम बेसिस को डिक्रीज़ करेंगे तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। यानी वो अलग वे में उनको रखेंगे, और लेकिन कोवेरिएंट में क्या हो जाएंगे, वो सेम मैनर में क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। और इस चेंज को बेस्ट कौन बताता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वो है ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट इसका एग्जांपल है। जैसे कि हमने फंक्शन को भी किस रूप में रखा है, ग्रेडियंट के फॉर्म में रखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने ये तो डायरेक्ट लेंथ के प्रोपोर्शनल में है। कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है, लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। तो बेस वेक्टर को अगर हम कम करेंगे तो लेंथ भी क्या हो जाएगी, बेस वेक्टर को अगर हम डबल कर देंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखिए कि लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ अगर हाफ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो टेंसर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोवेरिएंट टेंसर बोलते हैं। थर्ड फोर्थ अगर है वो है मिक्स्ड टेंसर, यानी कि कोई ऐसी क्वांटिटी या फिर कोई ऐसा टेंसर जिसमें कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट दोनों ही जो नेचर है वो उसमें हो। यानी कि इफ़ क्वांटिटीज हैव बोथ कोवेरिएंट एंड contravariant
मिक्स्ड बिहेव, देन इट इज कॉल्ड मिक्स्ड टेंसर। यानी कि उनका उसका बिहेवियर कैसा हो, मिक्स्ड हो, वो या तो बेसिस वेक्टर के साथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या फिर उसके साथ सेम मैनर में क्या हो जाए, चेंज हो। तो ऐसे टेंसर्स को क्या बोलते हैं, हम मिक्स्ड टेंसर बोलते हैं। ये सभी जो ट्रांसफॉर्मेशन देखे, जो भी हमने टाइप्स देखे हैं, वो किसके बेसिस पे बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे। यानी कि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें 4 टाइप के वेव्स वहाँ पे मिले, उन चारों टाइप को हमने अलग अलग यहाँ पे नाम दे दिया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि किस प्रकार ये आए, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जब हम इनका नोटेशन, जो भी इनका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे अभी, तो उसमें हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार ये चेंज होते हैं। ये बेसिकली जो प्रैक्टिकल कर करके उनकी जो क्वांटिटीज़ है उनको प्रैक्टिकली जो चेंज किया गया, हमें पाया गया, तो अलग अलग तरीके से वो पाए गए। ठीक है, तो इस बेसिस से हमने उनको अलग अलग टाइप्स में रख दिया, उनको अलग अलग हमने नाम यहाँ पे दे दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब नोटेशंस की, यानी कि अब तक तो हमने देखी कि इनकी डेफिनेशंस और जो फिजिकल मीनिंग है उनकी हमने बात करी थी। अब अगर हम बात करें इनके नोटेशंस की, यानी कि टेंसर को डिनोट हम कैसे करते हैं, तो some notations used in tensors। ठीक है, तो टेंसर में कुछ नोटेशंस है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें कोवेरिएंट टेंसर की, यानी कि कोवेरिएंट टेंसर की, तो कोवेरिएंट टेंसर को हम कैसे डिनोट करते हैं। कोवेरिएंट टेंसर को अगर हम डिनोट करते हैं, देखिए नीचे आई एंड जे है ना, ये कुछ भी हो सकता है, आई जे के, सिग्मा, ओमेगा, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, इंडिसेस कहलाते हैं। अगर कोई भी टेंसर इस टाइप में लिखा गया है तो वो कैसा है, कोवेरिएंट टेंसर है। दूसरा अगर हम बात करें कॉन्ट्रावेरिएंट की, तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। तो ये तो देखिए कि किस फॉर्म में लिखा है, सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, जो नीचे लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो जो भी इंडिसेस है वो कैसे हैं, सबस्क्रिप्ट में है, और यहाँ पे कैसा है, सुपरस्क्रिप्ट में। जो भी इंडिसेस अगर हम लिखेंगे वो अगर उस टेंसर में सुपरस्क्रिप्ट में लिखा गया हो, यानी कि वो किसको डिनोट कर रहा है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को डिनोट कर रहा है। और अगर सबस्क्रिप्ट में हो तो वो किसको कर रहा है, कोवेरिएंट को कर रहा है। थर्ड अगर मिक्स्ड टेंसर की बात करें, मिक्स्ड टेंसर, तो मिक्स्ड टेंसर देखिए किस प्रकार होगा, कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें कि दोनों के ही हो, यानी कि सुपर में भी हो और सब स्क्रिप्ट में भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंडिसेस आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आई जे के हो गया, यहाँ पे सिग्मा, म्यू, न्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडिसेस हो गए, तो ये कैसा है, मिक्स्ड टेंसर यहाँ पे है। ठीक है, और देखिए कि अगर इनके अलावा कुछ और जो टेंसर्स है उनके भी कुछ जो डोनेशंस है, जो नोटेशंस है, वो हम देख लेते हैं। उसमें है कि क्रोनिकर डेल्टा, देखिए फोर्थ है क्रोनिकर डेल्टा। क्रोनिकर डेल्टा को हम डिनोट करते हैं इस प्रकार। ठीक है, ये हो जाएगा आई एंड जे। इसके पास दो इंडिसेस होते हैं, आई एंड जे। ठीक है, और उसको हम इस प्रकार डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है कि ये होता है डेल आई जे इक्वल्स टू क्या होता है, 0 इफ़ आई नॉट इक्वल्स टू जे, एंड डेल आई जे इक्वल्स टू होता है 1 इफ़ आई इक्वल्स टू जे। ठीक है, जब हम डेल्टा फंक्शन पढ़ेंगे तब इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे कि डेल्टा फंक्शन की किस प्रकार से। अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, नोटेशन की बात करें, तो ये कुछ इस प्रकार से नोटेशन होगा। अब देखिए कि अगर इस क्रोनिकर डेल्टा की कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात कर लें, यानी कि क्रोनिकर डेल्टा की कुछ प्रॉपर्टीज़, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रोनिकर डेल्टा। तो पहली चीज़ तो देखिए कि जो क्रोनिकर डेल्टा है आई एंड जे, ये क्या है, मिक्स्ड टेंसर है ना, क्योंकि देखिए कि उसमें सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट दोनों में इंडिसेस है, तो ये कैसा है, एक मिक्स्ड टेंसर होता है। और अगर हम बात करें फर्स्ट
इसके रिडक्शन की, यानी कि डेल्टा क्रोनिकर डेल्टा रिडक्शन। अगर हमारे पास दो क्रोनिकर डेल्टा हो कुछ इस प्रकार कि डेल आई एंड जे है, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा डेल जे के है जो कि दूसरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक क्रोनिकर डेल्टा मिल जाएगा जो कि कैसा होगा, आई एंड के, यानी कि जे से जे क्या हो जाएगा, आई और के यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल आई जे और डेल जे के ये बराबर हो जाएगा किसके, देखिए कि डेल आई वन डेल वन के प्लस डेल आई टू डेल टू के एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये समेसन इसके समेसन के इक्वल होता है, जो कि हम आइंस्टाइन के समेसन की हम यहाँ पे बात करते हैं, वो भी हम उसको पढ़ लेंगे कि आइंस्टाइन समेसन क्या कहता है। यानी कि कोई भी अगर जो टेंसर है उसमें सेम इंडिसेस आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं कि उनको हम उनके समेसन में लिख सकते हैं, जो कि 1 2 3 उसकी जो वैल्यूज़ है उनके समेसन में हम वहाँ पे लिख सकते हैं, और समेसन का साइन हमें लिखने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और दूसरे प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी अगर एक टेंसर है उसके साथ क्रोनिकर डेल्टा मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए आई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा आई जे है इसकी वैल्यू 1 कब होगी, देखिए इसको प्रूव करते हैं। डेल्टा आई एंड जे 1 तब होता है जब आई इक्वल टू जे होता है, यानी कि अगर मैं आई को जे की जगह रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और ये क्या हो जाएगी, आई ए आई क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और सी जो थर्ड है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए कि जो डेल्टा आई एंड जे है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स जे। ठीक है, और यहाँ पे एक्स आई एंड एक्स जे क्या है कि x1 x2 x3 ये सभी क्या है xn तक, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 कब होगी, देखिए कि जब डेल एक्स अपॉन डेल एक्स क्या होता है, ये तो होता है 1, यानी कि आई इक्वल्स टू जे जब सेम होगा तभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो जो क्रोनिकर डेल्टा है उसको हम किन्हीं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंजेस के रूप में भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए कि जो ए वाली प्रॉपर्टी इसको हम सी वाली प्रॉपर्टी से मिला के देखें तो डी में देखिए कि जो डेल आई जे है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे, और साथ में क्या हो जाएगा, डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स के। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे अगर मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को देखिए मल्टीप्लाई करूँगा तो हम जानते हैं कि यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स के, जो कि किसके इक्वल होगा, क्रोनिकर डेल्टा आई एंड के इक्वल होगा। देखिए वैसे तो ये कैंसिल आउट नहीं होता, हम इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई ए क्वांटिटी है, देखिए ए क्वांटिटी है जो कि बी पे डिपेंडेंट है ना, और बी क्वांटिटी सी पे डिपेंडेंट है, और सी क्वांटिटी किस पे है, डी पे डिपेंडेंट है। तो देखिए कि अगर हम ए को बी, जैसे कि अगर हम बात करें डी कुछ चेंज होगा है ना, सेम अमाउंट में सी चेंज होगा, सेम अमाउंट में बी चेंज होगा, तो सेम अमाउंट में ए चेंज होगा, तो हम डायरेक्ट ए से डी में रिलेट कर सकते हैं। हम ये बीच के क्यों रखेंगे, है ना, क्योंकि अगर ए बी का फंक्शन है तो बी क्या हो जाएगा, सी का फंक्शन हो, तो ए भी क्या हो जाएगा, सी का फंक्शन होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि अगर हम जो क्रोनिकर डेल्टा है वो आई एंड जे का है, उसके साथ अगर एक दूसरी क्वांटिटी है जो कि जे एंड के का है, तो हम उन दोनों को मिला के एक सिंपल क्रोनिकर डेल्टा रख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, आई एंड के में हो जाएगा, जो कि किन्हीं दो क्वान्टिटीज़ को रिलेट करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए कि क्रोनिकर डेल्टा जो है, क्रोनिकर डेल्टा अगर आई एंड जे है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 1 प्लस क्रोनिकर डेल्टा 2 2 प्लस क्रोनिकर डेल्टा 3 3 एंड इस प्रकार से कहाँ तक हो जाएगा, क्रोनिकर डेल्टा एन एन तक, यानी इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी एन, फॉर आई एंड जे इक्वल्स टू 1 टू एन तक। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी 3 डायमेंशन में, यानी कि इफ़ आई एंड जे इक्वल्स टू 1 2 एंड 3, यानी कि 3 ही तक होगा, अगर इंडिसेस हम 3 तक ही चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल आई जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल 1 1 प्लस डेल 2 2 प्लस डेल 3 3, जो कि किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, है ना, फॉर 3 डायमेंशंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें
लेंथ एलिमेंट के लिए कि कोई किसी भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें अगर हम लेंथ एलिमेंट की बात करें, लेंथ एलिमेंट, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डी एस स्क्वायर, है ना। तो लेंथ एलिमेंट का जो डी एस स्क्वायर है वो क्या होता है, डी एक्स वन, देखिए स्क्वायर, प्लस डी एक्स टू का स्क्वायर, प्लस डी एक्स थ्री का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स वन इंटू, ये पावर में नहीं है, ये इनके क्या इंडिसेस बता रहे हैं। ठीक है, कि ये डी एक्स वन है, डी एक्स टू, डी एक्स थ्री है। तो यहाँ से देखिए कि डी एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी एक्स वन प्लस में डी एक्स टू प्लस डी एक्स, सॉरी मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे, डी एक्स टू प्लस डी एक्स थ्री और डी एक्स थ्री। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूँ तो डी एस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्रोनिकल डेल्टा आई एंड जे। ठीक है, क्योंकि देखिए वन वन, ये टू टू, ये थ्री थ्री, ये आई एंड जे के फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स आई एंड डी एक्स जे। तो एक जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, इस लेंथ एलिमेंट को। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू वन रखूँगा और जे की वैल्यू वन रखूँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, डी एक्स वन स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू मैं वन रखूँगा और इसकी वैल्यू मैं अगर टू रखूँगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टू टू आएगा, थ्री थ्री आएगा। तो इसको मैं जनरल फॉर्म में इस प्रकार लिख सकता हूँ, जो कि इसका क्या है, लेंथ एलिमेंट होता है। ठीक है, एंड जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो क्रोनिकल डेल्टा है वो आई और जे इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूँ, क्रोनिकल डेल्टा जे या फिर आई, यानी कि ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। अगर मैं इनके इंडिसेस को चेंज भी कर दूं तो भी क्या हो जाएगा, हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। कौन से टेंसर, क्रोनिकल डेल्टा टेंसर। ठीक है, ये आई है, ये जे है, ये जे है और ये है आई कैप। ठीक है, तो ये क्रोनिकल डेल्टा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो क्रोनिकल डेल्टा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने ये चीज़ों को क्या कर रहा है, सिंपली कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है, या फिर मैं कहूँ एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख रहा है। यानी कि देखिए कि अगर हम लेंथ एलिमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये लेंथ एलिमेंट को हमने यहाँ पे सिर्फ एक नोटेशन में शो कर दिया कंप्लीट, है ना। एक पूरी कंप्लीट सीरीज भी अगर होती ना, वो भी हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे डिनोट कर सकते थे। ठीक है, तो जो क्रोनिकल डेल्टा जो टेंसर है वो एक जनरलाइज्ड फॉर्म को वहाँ पे शो करता है। ठीक है, इसी प्रकार का एक और जो नोटेशन है वो हम उसकी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है थर्ड, हाँ ठीक है, ये है लेवी सिविता टेंसर, या फिर इसको बोलते हैं परम्यूटेशन टेंसर। परम्यूटेशन टेंसर को देखिए किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार, आई जे एंड के, ये तीन इंडिसेस होते हैं इसके, जो कि कैसे होते हैं, सब स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखे होते हैं। और इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये क्या होती है, इसकी वैल्यू देखिए, ये जीरो होता है कब, जब आई जे एंड के आर सेम, यानी कि आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू क्या हो जाए, के हो जाए। और इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है यदि आई जे एंड के आर डिफरेंट बट इन साइक्लिक। ठीक है, और माइनस वन होगा जब आई जे एंड के की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी लेकिन साइक्लिक नहीं होंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको बट एंटी साइक्लिक। ठीक है, बट एंटी साइक्लिक। तो साइक्लिक और एंटी साइक्लिक कैसे होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि देखिए कि आई जे के की वैल्यू क्या हो सकती है, वन टू थ्री में अगर मैं आई को वन लिखूँ तो जे क्या होगा, टू होगा, के क्या होगा, थ्री होगा। और अगर मैं आई को टू लिख दूँ तो जे क्या होगा, टू के बाद थ्री आएगा, थ्री के बाद सीधा वन आएगा। और एप्सन अगर मैं थ्री लिख दूँ, थ्री के बाद क्या होगा, वन आना चाहिए, फिर टू आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। और अगर इनके अलावा कुछ कोई भी हो, जैसे कि टू के बाद वन आ जाए, थ्री आ जाए, यानी कि वन टू थ्री, देखिए इस प्रकार अगर हम चल रहे हैं तो ये कैसा है, साइक्लिक है। और अगर वन टू थ्री इस प्रकार से अगर हम चल रहे हैं तो वो कैसा है, एंटी साइक्लिक है।
ठीक है। 1 से सीधा क्या हो जाए 2 आ जाए, 2 से 3, 3 से 1 तो क्या है साइक्लिक है, और ये क्या है एंटी साइक्लिक है। तो एंटी साइक्लिक की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और अगर दो कोई भी इंडिसेस सेम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए कि जो परम्यूटेशन जो सिंबल है, जो परम्यूटेशन टेंसर है, उसका यूज़ कहाँ पे होता है। इसका यूज़ देखने के लिए अगर हम देखिए कि किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम देखें कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करें तो वो कुछ इस प्रकार होता है आई जे एंड के, ठीक है। ये होता है ए एक्स ए वाई ए जे, एंड ये हो जाएगा बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, ठीक है। तो इसका अगर मैं टेंसर की फॉर्म में लिखूँगा इसको, तो इसका अगर हम जनरलाइज फॉर्म देखें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा देखिए कि ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ समेसन आई और समेसन जे, ठीक है। आई और जे के लिए मैं समेसन कर दूंगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा परम्यूटेशन जो है आई जे के, और यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, देखिए ए के लिए था ए आई एंड दूसरी टर्म कौन सी थी बी, उसके लिए आ जाएगा जे। तो ये जनरलाइज फॉर्म हो जाएगी इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो ये यूज हो गया इसका, क्योंकि हमने देखिए पूरा क्रॉस प्रोडक्ट को क्या लिख दिया हमने, आई एंड जे एक परम्यूटेशन टेंसर के रूप में हमने उसको डिनोट कर दिया। अब इसको अगर मैं आई एंड जे की अलग अलग वैल्यूज रखूँगा तो मुझे पूरा इसका क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखिए कि मैं इसको एक अदर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, यूजिंग आइंस्टीन समेसन कन्वेंशन। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी को मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ परम्यूटेशन टेंसर, और इसके साथ क्या आ जाएगा ई के आई के, ठीक है। और यहाँ पे क्या था ये देखिए ई के, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। E1 कैप क्या हो जाएगा एक्स आई कैप हो जाएगा, E2 कैप क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा, और E3 कैप क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू भी हम क्या लिख देंगे 1 2 3, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये भी हो जाएगा ए आई कैप एंड बी जे कैप, ठीक है। तो मैं इसको बिना समेसन के साइन के भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, तो उसके लिए हम देखते हैं आइंस्टाइन समेसन कन्वेंशन लॉ, ठीक है। तो वो हम उसकी अलग अगर हम बात करें तो वो हमें क्या कहता है, आइंस्टाइन समेसन कन्वेंशन लॉ। So according to this convention, if the index appears twice, ठीक है। याद रखना कौन से कितने बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए मिनिमम इन ए टर्म, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वन इंडेक्स इन सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। एक इंडेक्स कैसे होना चाहिए सुपरस्क्रिप्ट में, एंड अनदर इन सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो एक तो सुपरस्क्रिप्ट होना चाहिए, एक सबस्क्रिप्ट होना चाहिए। यानी कि अब जो ये इंडिसेज है ना, इनको हम नीचे नहीं लिख सकते, हम इनको क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हम वेक्टर को एक कंट्रावेरिएंट टेंसर के रूप में शो करते हैं। तो ये जो टेंसर्स है ना, ये जो इंडिसेज है वो क्या हो जाएगी अब सुपरस्क्रिप्ट में हम इनको लिखेंगे, ठीक है। वो पहले हमने इसको नोटेशन के लिए बता दिया था कि A1 A2 A3 के लिए, लेकिन हम टेंसर फॉर्म में इसको सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे, ठीक है। एंड अनदर इन सबस्क्रिप्ट हो गया, then it means that there is sum of terms within a specified limit and
summation and summation sign can be dropped, यानी कि हम समेशन साइन को हटा भी सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, देखिए कि जो अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, दो टेंसर क्वांटिटीज कुछ इसी प्रकार, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होती है, वो होती है समेशन ए आई एक्स आई की। ठीक है, तो अगर समेशन साइन यहाँ पे नहीं भी हो ना, तब भी हम क्या देख सकते हैं कि दो सेम इंडिसेस है, यानी कि उनका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब किसके इक्वल हो जाएगी, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 कहाँ तक, an(x) तक। ठीक है, जहाँ तक ये लिमिट रहेगी, एक सर्टिफाइड क्या रहेगी, स्पेसिफिक लिमिट तक होगी। तो ये हमारा आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन लॉ है। जैसे कि हमने जो क्रोनिका डेल्टा देखिए यहाँ पे ये देखा था हमने, ये यहाँ पे क्या होगा, आई होगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट में एंड सबस्क्रिप्ट में सेम इंडिसेस होंगे, और जो ये इंडिसेस सेम होती है, इन इंडिसेस को बोलते हैं डमी इंडिसेस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, डमी इंडिसेस। यानी कि इफ़ इंडेक्स appears twice in a term, it is a डमी इंडेक्स। ठीक है, अगर फ्री इंडेक्स कौन सी होती है, जो कि डमी इंडेक्स नहीं है, यानी अगर वो रिपीट नहीं कर रही है सेल्फ को, तो वो कैसी है, वो एक फ्री इंडेक्स है। और डमी इंडेक्स कौन सी हो जाएगी, अगर वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है वहाँ पे। ठीक है, और डमी इंडेक्स एंड इज सम्ड ओवर, यानी कि इनका क्या हो जाएगा, समेशन होगा दिस इंडेक्स। ठीक है, एंड इज सम्ड ओवर दिस इंडेक्स, तो ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। वेरेज इंडेक्स appears once in every टर्म, यानी कि एक टर्म में। देखिए कि अगर यहाँ पे हम प्लस में कर दें, जैसे कि इसको मैं पूरा लिखा देता हूँ, टर्म इज सेड टू बी फ्री इंडेक्स, इट implies that equation is a set of equations। यानी कि अगर देखिए कि कुछ इस प्रकार हो, जैसे कि ए आई एक्स आई एंड वाई जे हो, प्लस में देखिए कि ए आई एक्स आई एंड वाई जे हो, तो यहाँ पे देखिए क्या वाई रिपीट कर रही है, नहीं, यहाँ पे जो जे है वो क्या हो रही है, वो फ्री इंडेसेस है, क्योंकि ये एक टर्म में एक ही बार आ रही है। ये तो दूसरी टर्म है, अनदर टर्म है ये तो, है ना। ये तो क्या, जो अगर वाई की जगह मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे जेड लिख दूँ, तो ये तो एक दूसरी टर्म होगी ना, क्योंकि ये इसके साथ समेशन में, लेकिन ये टर्म क्या है, अलग है। लेकिन आई देखिए एक ही टर्म में आई बार बार आ रहा है, तो ये क्या है, आई यहाँ पे क्या है, डमी है, और जे यहाँ पे क्या है, फ्री है। तो ये फ्री इंडिसेस हो गई। ठीक है, एंड इसी के साथ अगर हम बात करें रैंक की, रैंक ऑफ टेंसर, सो रैंक ऑफ ए टेंसर। देखिए जो जो अब तक हमने जो नोटेशंस में ये इंडिसेस की हम बात करें, ये बेसिकली टेंसर के रैंक को ही रिप्रेजेंट करती है। सो द रैंक ऑफ ए टेंसर is defined as the total number of indices in the tensor except the dummy indices, यानी कि डमी इंडिसेज रैंक में काउंट नहीं होती है। और डमी इंडिसेज इज दैट विच आर रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड रहेगी। और अगर मैं देखिए एग्जांपल की बात करूँ, तो अगर एक टेंसर है आई जे के, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एम के,
तो इसकी अगर मैं रैंक देखूँ तो कितनी इंडिसेज यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो क्या ये 5th रैंक का टेंसर होगा? नहीं, ये 5th रैंक का टेंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि के जो है ये रिपीट कर रहा है। के क्या है यहाँ पे डमी इंडिसेज है, तो ये दोनों के काउंट नहीं होंगे, तो ये कितनी रैंक का हो जाएगा? ये हो जाएगा 3rd रैंक का टेंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आई एंड जे का, ये कौन सी रैंक का है? ये 2nd रैंक का है। और 2nd रैंक में भी कौन सा टेंसर है? ये है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। ठीक है, और अगर मैं ए आई जे की लिखूँ तो ये क्या है? 2nd रैंक का कौन सा टेंसर है? कोवेरिएंट टेंसर है। और ये क्या है? मिक्स्ड टेंसर है। ठीक है, ये हो गया मिक्स्ड टेंसर। ठीक है, इस प्रकार हमने रैंक ऑफ टेंसर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें जो याद रखना है कौन सी चीज़, जो डमी इंडिसेज है उनको हटा देना है, रैंक में वो काउंट नहीं होती है। जैसे कि हमने क्रोनिकल डेल्टा और परम्यूटेशन डेल्टा में पढ़ा था हमने कि जो आई जे के है वो इंडिसेज है वो क्या है? जो परम्यूटेशन टेंसर है वो क्या है? 3rd रैंक का टेंसर है, कोवेरिएंट टेंसर है। और जो डिराक डेल्टा यानी जो क्रोनिकल डेल्टा है वो कैसा है? वो मिक्स टेंसर है। ठीक है, तो ये तो बात होगी इनकी। तो आई होप आपको टेंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ नोटेशंस कुछ अलग हो गए हैं, जैसे कि अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनको हमें नोटेशंस दिए गए हैं, जैसे कि क्रोनिकल डेल्टा हो गया और जो परम्यूटेशन टेंसर है वो हो गया। ठीक है, लेकिन ये है सभी क्या? टेंसर है, जो कि फिजिकल क्वांटिटी को ही एक रिप्रेजेंट करती है। इनका यूज़ हमने देखा है कि किस प्रकार ये यूज़ आते हैं किसी भी फॉर्म को जनरलाइज्ड वे में बताने के लिए। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट हम उस वे में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लाइन एलिमेंट देख लिया और ए क्रॉस बी को हमने देख लिया। तो यहाँ पे अगर हम इनकी आई और जे की वैल्यू पुट करेंगे जो इंडिसेज होती है उनकी, तो हमें पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार जो इनके टाइप्स है वो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे टाइप्स बने हुए हैं। अलग अलग टेंसर जो है वो उनके जो वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो अलग अलग वहाँ पे टाइप्स उनके बने हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एंड मैंने कहीं पे कुछ लिखने में कोई मिस्टेक कर दी हो, कुछ बोलने में हो, जैसे नोटेशंस अक्सर क्या हो जाते हैं कि वो सेम हो जाते हैं, कि कई बार जहाँ पे आई की जगह जे लिखना होता है वहाँ क्या हो जाता है, वो तो आप समझ सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई मिस्टेक लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, थैंक यू।